తాకట్టులో ఉన్న మీ బంగారాన్ని విడిపించి అదే రోజు ఉన్న ఆన్లైన్ రేటుకే మేము కొంటాము. గణేష్ గోల్డ్ బయర్స్. మా నంబర్ 9160556916. జోషి గారు, అదేవిధంగా సికింద్రాబాద్ అబ్జర్వర్, ఖైరతాబాద్ అబ్జర్వర్ కింద పెద్దలు శక్తి సింగ్ గోయల్ గారు, ఆయన రాజ్యసభ మెంబరు, మాజీ గుజరాత్ పిసిసి అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ మాజీ గుజరాత్కి, అదేవిధంగా రాజ్యసభ సభ్యులు సికింద్రాబాద్ జిల్లా అధ్యక్షులు అనిల్ యాదవ్ గారు, అదేవిధంగా యశస్విని రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ సంగమేశ్వర్ అన్న గారు, అదేవిధంగా సీతారాములు గారు, ఈరోజు ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ని అడ్రస్ చేయబోతున్న ఢిల్లీ నుంచి వచ్చిన ఇద్దరు అబ్జర్వర్లు మీ ముందట వాళ్ళు ఈ సమావేశాన్ని కొనసాగించాల్సిందిగా వాళ్ళకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. మొదటిగా సిపి జోషి గారు మాట్లాడతారు. मेरे साथ आए हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद शक्ति मेरे साथ आए हुए कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद, गुजरात के हमारे वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह जी गोहिल, मेरे साथ बैठे हुए दोनों जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्षगण, विधायिका जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, उपस्थित प्रेस के साथियों, ये मेरा और गोयल जी का सौभाग्य है कि हमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो कार्यक्रम है संगठन सृजन अभियान 2025, उसके अंतर्गत इस जिले में कांग्रेस पार्टी की संरचना के संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अहमदाबाद अधिवेशन में पार्टी ने निर्णय किया कि हम 2025 के वर्ष में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के संगठन को रीऑर्गेनाइज करेंगे, रीबिल्ड करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि में जाने की इसलिए आवश्यकता है कि आज मेरे दोनों तरफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। आपके मन में ये होगा कि जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यहाँ 2 जिला कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष को बना रखा है, तब क्या कारण है कि आप जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के चयन के लिए इस अभियान के अंतर्गत यहाँ पर आए। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई और कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, सारी दुनिया में ही अंग्रेजों का शासन था। उस समय जो तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की जो संरचना थी, उसमें हैव्स, जो अच्छे परिवार के लोग थे, वो एक डिबेट सोसाइटी के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी की कल्पना करके कांग्रेस के जो हमारे साथी थे उस जमाने के, वो एक कल्पना कर रहे थे कि हम ब्रिटिश शासन में कांग्रेस के अंतर्गत क्या क्या सुविधा ले सकते हैं। उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी कि हमारे मन में ये कल्पना है कि हम देश को स्वतंत्र कराएंगे। परंतु महात्मा गांधी 1915 में जब साउथ अफ्रीका के अपने अनुभवों को लेकर देश में आए, तब उनके मन में कल्पना थी कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका में भारतीयों के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जिस तरह का व्यवहार कर रही थी, जिस तरह से उनकी समस्याओं को एक बैरिस्टर के रूप में उन्होंने उठाया, उन समस्याओं के निराकरण के लिए उनके मन में कल्पना थी कि इन हुकूमत को हमारे देश में भी देश को आज़ाद कराना चाहिए। तो 1915 के बाद कांग्रेस के संगठन में आधारभूत परिवर्तन हुआ। पूरे देश में महात्मा गांधी घूमे और महात्मा गांधी घूमने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय करवाया कि कांग्रेस के साधारण देश के नागरिक चाराना का मेंबर बन के कांग्रेस के सदस्य बन सकते हैं। तब कांग्रेस की जो है पृष्ठभूमि में परिवर्तन हुआ और हजारों लोग जो इस देश के अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग प्रांत में रहने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने। और 1915 के बाद से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने देश को आज़ाद करने की कल्पना की। पर आप सोचिए कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश की वो हुकूमत जो सारी दुनिया में राज कर रही थी, उससे देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनके मन में जो कल्पना थी वो अद्भुत कल्पना थी। इस देश में शहीद भगत सिंह जी के मन में भी एक कल्पना थी, देश को हम कैसे आज़ाद कराएं। हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस के मन में भी एक कल्पना थी कि हम जापान के साथ मिलकर
इस हुकूमत को हम हटाने का काम करें। पर महात्मा गांधी ने दुनिया में एक अचूक शस्त्र अपनाया। इस बड़ी सत्ता को हटाने के लिए हम एक मार्ग चुनेंगे, उस मार्ग को सत्य अहिंसा का मार्ग होगा, जिस मार्ग के अंतर्गत हम वो एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि सत्ता को हटाने के लिए ये भी एक तरीका हो सकता है। इसलिए महात्मा गांधी ने जब जब भी आंदोलन किए, इतिहास उठा के देख लें, जब उस किसी आंदोलन में उन्होंने देश की जनता को आह्वान किया, उसमें हिंसा हुई, तो महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को विड्रा कर दिया। ये बहुत बड़ा निर्णय होता है जब एक नेता कोई निर्णय करता है और जनता उसके साथ जुड़ती है। पर जिन असूलों के लिए उन्होंने आंदोलन किया कि इस आंदोलन में हिंसा होगी, तो हम आंदोलन को वापस लेंगे। और इतिहास बताता है कि धीरे धीरे करके महात्मा गांधी ने देश के लोगों को इस बात पर कन्विंस किया। इस देश को आज़ाद करने का एक तरीका ये तरीका है जो आज दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं की, और इसीलिए आज दुनिया में महात्मा गांधी को सब आदर्श मानते हैं। जितने भी नोबेल पुरस्कार मिले, भी जिसका नोबेल पुरस्कार मिला, उनसे भी पूछो कि इंस्पायर किससे हो रहे हैं, तो वो इंस्पायर हो रहे हैं महात्मा गांधी के विचारों से। मार्टिन लूथर अमेरिका के उनको ले लो, किंग को, नेशनल मंडेला को ले लो, ये सब लोग किनसे इंस्पायर हुए? महात्मा गांधी का एक अद्भुत व्यक्ति जिसने दुनिया में एक नया शस्त्र दिया, उस आधार पर उन्होंने देश को आज़ाद करने का काम किया। और देश आज़ाद करने के बाद 1947 से लगाकर इस देश में हमने एक संविधान बनाया। उस संविधान में हमने कल्पना की थी हम कैसा देश बनाएंगे। उस कल्पना में का जो सार है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को पढ़िए। उस प्रियम्बल में जो बातें लिखी हुई है, न्याय, इक्विटी, जो बातें लिखी, हम कैसे भारत का निर्माण करेंगे, उसमें मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूँ। न्याय के संबंध में हमने क्या कहा? हम सोशल जस्टिस करेंगे, हम इकोनॉमिक जस्टिस करेंगे, हम इस न्याय की परिभाषा को ठीक ढंग से आर्थिक न्याय जस्टिस करेंगे। 1947 की देश आज़ाद होने के बाद जब देश में पहला चुनाव हुआ 1952 में, 1952 से लगाकर 2014 के पहले के इतिहास को उठा के देखें, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने जो हमने प्रीएम्बल में किया वो करके बताया। हमने न्याय दिया है, न्याय दिया कि जस्टिस, सोशल जस्टिस, फॉर एग्जाम्पल ऑफ सोशल जस्टिस का क्लासिकल एग्जाम्पल है। इस देश में आज़ादी के पहले कितने कॉलेज थे, कितने गरीब बच्चे पढ़ने के जाते थे, कितने समाज के लोगों को पढ़ने का अवसर मिलता था। आज़ादी के बाद 1952 से 2014 तक के समय को आप देश को देखिए, हमने कहाँ कहाँ कॉलेज खोले, कहाँ कहाँ यूनिवर्सिटी खोली हमने। और इसीलिए देश शिक्षा का जो प्रतिशत है वो 1947 से 2014 के शिक्षा के प्रतिशत को आप उठा के देख लें, चाहे आप स्कूल लिटरेसी को देख लें, चाहे हायर एजुकेशन के एनरोलमेंट को देख लें। हमने ये करके बताया है कि इस देश में ये भी एक तरीका हो सकता है न्याय का। और उसमें हमने कल्पना की कि जब सरकारी नौकरी मिलेगी तो उसमें समाज का बच्चा, वो वर्ग का बच्चा जिसको आज़ादी के पहले पढ़ने का मौका नहीं मिला, बस बरसों से मौका नहीं मिला, वो SC ST का बच्चा यदि पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा तो सरकारी नौकरी में उसको आरक्षण देंगे। ये संविधान में हमने कल्पना की थी आरक्षण देने के कारण। इसलिए 1952 से लगाकर 2014 में जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशन हमने खड़े किए, चाहे बैंक हो, चाहे डिफेंस सर्विस हो, और कोई स्टेट की सर्विसेज हो, उनमें हमने आरक्षण दिया। इसीलिए 60 जो भी हमारी जितनी पॉपुलेशन है SC ST की, उतने पढ़े लिखे बच्चे सरकारी नौकरी में आए। ये इसलिए आप आए कि हमने शिक्षा की व्यवस्था की और हमने सरकारी नौकरी खड़ी की, और तब जाकर बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिला। ये न्याय का एक उदाहरण है, पर ये पहला स्टेप नहीं है, क्योंकि हमने कल्पना की थी देश कैसे बनेगा, तो कोई देश 75 साल का नहीं होगा, देश 200 साल तक चलेगा। हमने दूसरी स्टेप लेने की आज कल्पना करना चाहते हैं। इसलिए राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं उसको समझने की जरूरत है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमने संविधान में क्या कल्पना की थी। हमने लोगों को ये कहा कि हम धर्म की छूट देंगे, उपासना की छूट देंगे। हम किस देश को जानते थे कि देश में विविधता है, आस्थाओं का देश है, यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कपड़े पहनने वाले लोग हैं, अलग अलग खान पान करने के लोग हैं। इस देश में विविधता है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा? इंडिया दैट इज यूनिटी ऑफ स्टेट्स। प्लीज अंडरस्टैंड इट, यूनिटी ऑफ स्टेट्स। यूनिटी ऑफ स्टेट का मतलब अलग अलग जो राज्य हैं उनका संघ है वो भारत है। इसीलिए अलग अलग राज्य में हम चुनाव करते हैं। चुनाव के अंदर हमने कल्पना की कि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। प्लीज अंडरस्टैंड इट, गवर्नेंस के अलग अलग मॉडल हैं। अमेरिका में एक तरह का मॉडल है, हर आदमी राष्ट्रपति का वोट देता है। चाइना में एक तरह का मॉडल है। हमने कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब आज यदि तेलंगाना में स्टेट बनेगी तो उसमें स्टेट के चुनाव करने वाले जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने स्टेट के MLA चुनकर यहाँ का चीफ मिनिस्टर चुनेंगे। स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनकी पॉलिसी बनाकर यहाँ के